हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश सोलंकी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली वाला टीचर पे। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे आसियान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर हमने यूरोपीय संघ के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि न्यू सेंटर ऑफ पावर का सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम है आसियान। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन और एन से नेशंस। इसको हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी बस हमारे को देख देख के बना लेनी है आराम से। यहाँ पे साउथ का मतलब से हिंदी में क्या होता है, दक्षिण। ईस्ट को हम हिंदी में कहते हैं क्या, पूर्व। ठीक है, ईस्ट को क्या कहते हैं, पूर्व। और एशिया को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, एशिया ही बोलेंगे, वो तो नाम है ना। तो दक्षिण पूर्व एशियाई। उसके बाद लिखा हुआ है नेशंस। नेशंस का मतलब क्या है, राष्ट्र यानी कि देश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राष्ट्र। नेशंस का मतलब राष्ट्रों का। ठीक है, राष्ट्रों का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संगठन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाइए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल डिटेल के अंदर सारी चीजें देखेंगे कि आसियान बना कैसे, कैसे इसका प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि भाई आसियान जो है ना पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। तो आप सभी को जैसे कि पता ही होगा कि भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, 7 महादेश है, 7 कॉन्टिनेंट है। एक तो अपना प्यारा सा कॉन्टिनेंट इधर कौन सा, एशिया, अपना सबसे प्यारा कॉन्टिनेंट एशिया। उसके बगल में यूरोप, और उसके बगल में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका आता है। उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो साउथ अमेरिका, उसके बगल में अफ्रीका देखने को मिलेगा, और उसके नीचे यहाँ पे हमारे ऑस्ट्रेलिया भी आएगा। ठीक है, और सबसे इधर नीचे यहाँ पे आएगा कौन सा, एंटार्क्टिका। ठीक है, तो ये टोटल हमारे को 7 कॉन्टिनेंट, 7 महादेश देखने को मिलते हैं। अब इन 7 महादेश में से आसियान कहाँ पर है उस बात को समझते हैं। तो जैसे कि फुल फॉर्म के अंदर ही लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, यहाँ पे एशिया की बात चल रही है, एशियन लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम चले गए एशिया के अंदर। उसके बाद लिखा हुआ है साउथ ईस्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट। तो हमारे को पता है कि भाई ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है ना। ऊपर क्या होता है, हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और सीधे हाथ पे हमेशा ईस्ट होता है, यानी पूर्व होता है। ठीक है, याद रखना आपको कि सीधे हाथ पे क्या होता है, ईस्ट होता है। तो अगर जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा क्या है, सीधा हाथ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ईस्ट। ठीक है, और उल्टे हाथ पे फिर क्या होगा, वेस्ट, यानी कि इधर क्या होगा, ये पूर्व, और ये क्या होगा यहाँ पे, पश्चिम। ठीक है, उल्टे हाथ पे क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट। तो साउथ तो हो गया नीचे, और ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व, यानी कि यहाँ पे इस वाले क्षेत्र की बात चल रही है, जो ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, समझ आ रहा है, जो ये वाला क्षेत्र जो मैंने अभी डार्क किया है, यानी कि यहाँ के जो देश हैं, इन सभी देशों ने मिलके किसको बनाया है, आसियान को बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि भाई आसियान पूरे वर्ल्ड में कहाँ देखने को मिलता है, तो वो एशिया के साउथ ईस्ट के अंदर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो है उन्होंने ही क्या बनाया है, आसियान बनाया था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, फुल फॉर्म उसकी समझ आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसियान की कहानी शुरुआत से कि हुआ क्या था यहाँ पे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। किसकी बात कर रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो यहाँ पे कब हुई थी, 1939 से लेकर 1945 तक हुई थी। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसका मतलब क्या है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, और ड्यूरिंग यानी उसके दौरान। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान क्या हो रहा था, जितने भी यहाँ पे जो ये दक्षिण पूर्व जो देश हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर
किसका राज हो रखा था यहाँ पे बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जैपनीज का राज हो रखा था। किसका राज हो रखा था? जैपनीज का। और उसके अलावा यूरोपियंस का राज था। ठीक है, यानी कि ये जितने भी जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ना, इनके ऊपर पहले जैपनीज का राज था और यूरोपियंस का राज था। ये बात क्लियर है आपको? ठीक है, यानी कि जैपनीज ने और इन यूरोपियंस ने क्या कर रखा था, ये जो पूरा साउथ ईस्ट वाले देश हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन वाले जो देश हैं, इन लोगों को अपनी उन्होंने कॉलोनी बना रखा था, यानी कि अपना उपनिवेश बना रखा था। क्या बना रखा था? उपनिवेश। तो ये तो बात हो गई आसियान के बनने से पहले की, कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर जैपनीज और यूरोपियंस का क्या है, कॉलोनी बना रखा है उन्होंने अपनी, और उसको अपना उपनिवेश बना रखा है। यानी कि वो लोग क्या करते थे, जैपनीज और यूरोपियंस आसियान वाले देशों से अपने सारे संसाधनों को निकालते थे और अपने लिए यूज़ करते थे। मतलब कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या करा, आसियान वाले क्षेत्र को, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई को, साउथ ईस्ट एशियन को, यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज़्यादा उसका शोषण किया। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे, इस बात को समझते हैं। तो इन लोगों ने जो इसे अपनी कॉलोनी बना रखा था, इस चीज़ का रिजल्ट यहाँ पे ये निकल कर आया कि जितने भी दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक कीमत उनको चुकानी पड़ी इन सारी चीज़ों की, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सप्लॉइट कर लिया गया था जैपनीज और यूरोपियंस के द्वारा। उन्होंने बहुत सारा पैसा और पूरा जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम था उसको एक्सप्लॉइट कर दिया था, एक तरीके से उनको बिल्कुल ही ज़्यादा शोषण कर दिया था उनका। ठीक है, तो उसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि उनको आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, यानी कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, तो वैसे ही ये सारे जो देश थे, यानी कि जो ये आसियान वाली जो कंट्रीज थी, ये भी क्या हो गई, आज़ाद हो गई। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, जो भी यहाँ पे यूरोपियंस थे उनसे इनको छुटकारा मिल गया था। और जैपनीज जो थे, क्योंकि आपको याद है कि भाई अमेरिका ने क्या किया था, जापान के ऊपर 1945 के अंदर हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम गिराए थे। ठीक है, हाँ, तो उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ, यूरोपियंस और ये जैपनीज से इन सारे देशों को छुटकारा मिल गया। ये सारे देश क्या हो गए, आज़ाद हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश थे आसियान वाले, वो सभी क्या हो गए थे, यूरोपियन से और जैपनीज से आज़ाद हो चुके थे। लेकिन उसके बाद भी उनके सामने जो है ना बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उन सब चीज़ों के बावजूद, जैसे जो है उनके देशों के अंदर बहुत ज़्यादा ना आर्थिक पिछड़ापन था। क्या था, आर्थिक पिछड़ापन। उसके अलावा उन सारे देशों के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा जो है गरीबी थी। और उनके देशों में बहुत ज़्यादा गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, और सबसे बड़ी समस्या थी वहाँ पे कि उनके सामने राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे बड़ी थी उन सबके सामने। जैसे जब हमारा देश ही जब आज़ाद हुआ था इंडिया, तो इंडिया के सामने भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे देश का राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए, नेशन बिल्डिंग कैसे की जाए। तो वही सेम समस्याएं वहाँ पे उनके सामने भी थी। इसीलिए इन सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए इन सभी देशों ने क्या बनाया, आसियान नाम का एक संगठन बनाया। तो अब ये आपको समझ आ गया होगा कि भाई आसियान क्यों बनाया गया है, उसके पीछे की कहानी क्या थी। ये बात क्लियर हो गई है। कहानी यही थी कि भाई इससे पहले उनके पास बहुत ज़्यादा यूरोपियंस और जैपनीज़ ने उनको एक्सप्लॉइट किया था, उनको बहुत ज़्यादा राजनीतिक और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही थी। उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो उसके बाद भी कई सारी समस्याएं थी वहाँ पे, आर्थिक पिछड़ापन था, गरीबी थी और राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। तो इन्हीं सब समस्याओं से, प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों 1967 के अंदर 5 देशों के द्वारा, ठीक है, कितने देशों के द्वारा, 5 देशों के द्वारा
बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन किया गया था? बैंकॉक घोषणा पत्र पर 5 देशों के द्वारा 1967 के अंदर हस्ताक्षर किए गए थे, साइन किया गया था। और इसी हस्ताक्षर के बाद, इसी बैंकॉक घोषणा पत्र के बाद किसका फॉर्मेशन हुआ था? आसियान का फॉर्मेशन हुआ था। एक बार ये देख लेते हैं कि भाई ये 5 देश कौन से हैं, इसको भी एक ट्रिक से याद रखेंगे। सारी चीज़ें हमारे को यहाँ पे ट्रिक मिलने वाली है। तो ट्रिक यहाँ पे होगी हमारी तुम IPS। क्या ट्रिक होगी? तुम IPS। ठीक है, तुम के लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे TM और IPS। समझ आया ना? तो हमारे को याद रखना है कि 5 देशों ने कौन कौन से बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन किए थे। तो उन 5 देशों को याद रखना है किससे? तुम IPS। ठीक है, हाँ तुम IPS। तो तुम IPS से याद रखना है। T से यहाँ पे क्या होगा? थाईलैंड। T से क्या होगा? थाईलैंड। उसके अलावा M से होगा यहाँ पे मलेशिया, और I से होगा इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, और S से सिंगापुर। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलो। T से क्या है? थाईलैंड, M से मलेशिया, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस और S से सिंगापुर। तो इन 5 देशों ने क्या करा था? बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके आसियान की फॉर्मेशन की थी। ये बात क्लियर हो गई है। और आज के समय में आसियान के अंदर जो है ना, टोटल 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश है। यानी कि 5 देशों ने मिलकर तो बना ही था, यानी बाद में क्या हुआ, इसके अंदर 5 कंट्रीज जो है ना और ऐड हो गई थी। तो उनको भी कैसे याद रखना है, उसके लिए भी एक ट्रिक है। तो आपको याद रखना है सारी चीज़ें ट्रिक के साथ। ठीक है, दूसरी ट्रिक हमारी यहाँ पे क्या है? टीवी क्लिप। क्या याद रखना है? टीवी क्लिप ऑफ, आपने जो है ना MBBS का नाम सुना होगा। ठीक है, टीवी क्लिप ऑफ MBBS, लेकिन हमारे को यहाँ पे नहीं बोलना है, हमारे को यहाँ पे बोलना है MMBS। क्या बोलना है? MMBS। MBBS यानी डबल B आता है उसके अंदर, लेकिन हमारे को यहाँ पे डबल B नहीं करना, डबल M करना है। ठीक है, तो टीवी क्लिप ऑफ MBBS, इससे हमारे को 10 देश जो है टोटल वो याद हो जाएंगे। तो T से तो हमारा वही होगा थाईलैंड, क्योंकि 5 देश तो पुराने ही है ना इसके अंदर। T से थाईलैंड। V से होगा हमारा वियतनाम। क्या होगा? वियतनाम। उसके अलावा C से होगा यहाँ पे हमारा कंबोडिया। C से क्या है? कंबोडिया। L से होगा यहाँ पे लाओस। I से तो हमारा वही पुराना इंडोनेशिया। P से हमारा क्या? फिलीपींस। ठीक है, ऑफ तुम्हारे को खा जाना है, भूख लग रही है इसलिए तुम्हारे को खा जाना है, उससे कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे M की बारी। तो M से हमारे को बोलना है क्या? म्यांमार। क्या बोलना है? म्यांमार। और M से होगा हमारा यहाँ पे पुराना मलेशिया। B से होगा हमारा यहाँ पे क्या? ब्रूने। और S से होगा यहाँ पे सिंगापुर। ये बात क्लियर हो गई। तो 10 देश हमारे ऐसे याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आज के समय में आसियान के अंदर टोटल 10 देश आते हैं। पहले 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर साइन करके आसियान की फॉर्मेशन करी थी। वो 5 देश कैसे याद रखने हैं? तो 5 देश याद रखने हैं तुम IPS से। ठीक है, और 10 देश कैसे याद रखने हैं? टीवी क्लिप ऑफ MBBS से हमारे को सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये तो बात हो गई कि भाई अभी जो है आसियान के अंदर कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं। अब देख लेते हैं आसियान की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं। उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो आसियान का उद्देश्य अधिराष्ट्रीय संगठन या व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में लेना नहीं है। जैसे जब हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था, तो वो एक ऐसा संगठन है जो कि सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, मतलब कि एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आसियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसियान एक सिंपल सा पीस, मतलब कि एक जो है ना शांति के बनाने वाला संगठन है, और वो अधिराष्ट्रीय संगठन या व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में लेना नहीं चाहता यूरोपियन यूनियन के साथ। तो आसियान के उद्देश्य क्या है, फिर वो देख लेते हैं। तो आसियान का उद्देश्य है आर्थिक विकास को तेज करना। समझ आ रहा है? मतलब कि अपने जितने भी देश है आसियान के अंदर, टोटल 10 देश, उन सभी के बीच में आर्थिक विकास जो है उसको तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भी हासिल करना। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही उसका मकसद नहीं है, उसके साथ साथ उसको जो है सामाजिक विकास भी करना है, अपना सांस्कृतिक विकास भी करना है,
और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बनाए रखना, यानी कि रीजनल पीस और स्टेबिलिटी जो है ना उसको बनाए रखना। ये सभी क्या है, आसियान के उद्देश्य हैं। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आसियान शैली। कई बार पेपर के अंदर पूछी भी जाती है कि आसियान शैली क्या है। तो आसियान शैली में हमारे को याद रखना है कि अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक, ये 3 वर्ड हमारे को आसियान शैली के अंदर याद रखने हैं। अनौपचारिक यानी क्या, इनफॉर्मल। टकराव रहित यानी नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट। सहयोगात्मक का मतलब यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव। ठीक है, यानी कि अनौपचारिक, टकराव रहित। अनौपचारिक मतलब क्या है, इनफॉर्मल। ठीक है, यानी कि जैसे हम अपने घर के अंदर अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ इनफॉर्मल रहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल अनौपचारिक रहते हैं, वैसी आसियान के देश भी आपस में बिल्कुल इनफॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल अपने फैमिली वालों की तरह रहते हैं। टकराव रहित है, बिल्कुल भी टकराव नहीं होता बीच में एक दूसरे के। सहयोगात्मक मेल मिलाप, यानी कि भाईचारे की तरह सहयोग करते हैं एक दूसरे का। इन्हीं की नई मिसाल पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, यानी कि आसियान बहुत ज़्यादा आज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। आसियान को हर जगह जाना जाता है और इसी चीज़ को बोला जाता है आसियान शैली, यानी कि आसियान वे। तो आसियान ने पूरा एक नया वे तैयार कर दिया है, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें हमारे को देखने को मिलती हैं। आसियान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि सबसे तेज गति से आर्थिक तरक्की करी है, यानी कि आसियान के अंदर जितने भी देश हैं वो सबसे तेज गति से आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी अपनी इकोनॉमी को आगे लेके जा रहे हैं। उसके अलावा आसियान ने 2003 के अंदर एक आसियान समुदाय बनाया था, एक आसियान कम्युनिटी बनाई थी, और इस आसियान समुदाय के 3 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं आसियान समुदाय के। पहले स्तंभ का नाम आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरे का नाम आसियान सुरक्षा समुदाय, तीसरे का नाम आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। ये 3 स्तंभ बनाए गए थे आसियान समुदाय के अंदर। सबसे पहला जो समुदाय यानी कि आसियान आर्थिक समुदाय, उसका यहाँ पे मकसद ये था कि साझा बाजार तथा उत्पादन का आधार तैयार करना, यानी कि एक कॉमन मार्केट और एक प्रोडक्शन का बेस तैयार करना है। इस चीज़ का उद्देश्य था आसियान आर्थिक समुदाय का। आसियान आर्थिक समुदाय हमारे को ये बताना चाह रहा है तो विशेषताओं के अंदर सबसे पहली विशेषता आती है कि आसियान ने सबसे तेज गति से आर्थिक तरक्की करी है, यानी कि आसियान के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं वो बहुत जल्दी से उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। उसके अलावा दूसरी विशेषता है कि आसियान ने 2003 के अंदर आसियान समुदाय बनाया था, एक आसियान कम्युनिटी बनाई थी, और इस आसियान कम्युनिटी के टोटल 3 स्तंभ उन्होंने रखे थे, 3 खंबे बनाए गए, 3 स्तंभ बनाए गए थे। आसियान आर्थिक समुदाय, दूसरे स्तंभ का नाम आसियान सुरक्षा समुदाय, और तीसरे का नाम आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था साझा बाजार तथा उत्पादन का आधार तैयार करना, यानी कि एक कॉमन मार्केट और एक प्रोडक्शन का बेस तैयार करना है, ताकि जो है इकोनॉमी हमारी आगे बढ़ सके, व्यापार अच्छे से हो सके। तो ये आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य था। उसके अलावा आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाना, यानी कि जितने भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अब कंट्रीज़ के बीच में, उन सभी क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक नहीं लेके जाना है, यानी युद्ध नहीं करना है, उनको बातचीत के द्वारा ही हल करवाना है। ये दूसरे स्तंभ का उद्देश्य था, आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य था। उसके अलावा लिखा हुआ है आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। तो हमारे को अगर साझा बाजार तथा उत्पादन का आधार होगा, यानी कि जब आसियान आर्थिक समुदाय बढ़िया काम करेगा तो अपने आप ही आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय भी चलेगा, यानी कि अपने आप ही जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसी के माध्यम से क्या होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें भी ग्रो करेंगी। अगली विशेषता है कि 1994 के अंदर आसियान ने एक आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया था, यानी कि आसियान रीजनल फोरम बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, ARF बनाया गया था। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ARF। ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पे आसियान ने रीजनल फोरम बनाया है 1994 के अंदर, और इसका उद्देश्य था कि सुरक्षा तथा विदेश नीतियों में तालमेल बढ़ाना,
यानी कि जितनी भी सुरक्षा और विदेश नीतियाँ होती है, जितनी भी फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं, उन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, वो और अच्छे से बढ़िया करके बना पाए और अच्छे से तालमेल हो पाए, इसके लिए यहाँ पे आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया था। उसके बाद अगली विशेषता है कि आसियान ने निवेश, श्रम तथा सेवा, ठीक है, 3 चीज़ों में आसियान ने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट, निवेश, श्रम यानी लेबर तथा सेवा यानी सर्विस, इन तीनों के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है, फ्री ट्रेड एरिया बनाया है आसियान ने। ठीक है, तो आसियान ने क्या करा है, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया। और जैसे ही आसियान ने ये चीज़ क्रिएट करी तो तुरंत जो है यूएसए और चाइना ने बातचीत की पहल जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, इनके साथ बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मुक्त व्यापार क्षेत्र बना तो ये लोग बातचीत करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा टकराव के स्थान पर आसियान की और विशेषता है कि आसियान क्या करता है, टकराव के स्थान पर, लड़ाई झगड़े के स्थान पर उसके बजाय बातचीत को प्रोत्साहन देता है, यानी कि बातचीत के द्वारा ही सारा मामला जो है वो सॉल्व कर लेता है, हल कर लेता है। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे पूर्वी तिमोर का। पूर्वी तिमोर एक देश है, तो पूर्वी तिमोर के संकट को आसियान ने क्या करा था, बातचीत से संभालना था। वहाँ पे जो भी लड़ाई थी उसको बातचीत के द्वारा उसने ख़त्म कर दिया। कंबोडिया के टकराव को भी उसने बातचीत के द्वारा ख़त्म किया। और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए, यानी कि पूर्वी एशिया के अंदर कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए, तालमेल को बढ़ाने के लिए, बातचीत करवाने के लिए 1999 से नियमित वार्षिक बैठक चलती हुई आ रही है। यानी कि 1999 के बाद हर साल यहाँ पर क्या होता है, एक बैठक चलती है ताकि पूर्वी एशिया के अंदर क्या हो, और ज़्यादा जो है कोऑर्डिनेशन हो सके। तो ये सभी आसियान की विशेषताएं हैं। उसके अलावा आसियान की वर्तमान आर्थिक शक्ति, यानी कि आसियान प्रेजेंट में कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात हमारे को पता चलती है इंडिया एंड चाइना के साथ व्यापार और निवेश में। यानी कि आसियान जो है इंडिया और चाइना जैसे जो बड़े बड़े जो देश हैं, जो एक इमर्जिंग पावर्स हैं, उनके साथ आसियान जो है आज के समय पर व्यापार करता है, निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों से आज हमारे को आसियान की आर्थिक शक्ति भी पता लग रही है कि भाई आसियान जो है अब बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। अब एक बार हम देख लेते हैं कि आसियान जो है उसके इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, हमारे साथ उसके संबंध कैसे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया और आसियान की कि इन दोनों के रिलेशंस कैसे हैं, कैसे संबंध हैं। तो इस टॉपिक में हमारे को याद रखना है कि भाई इंडिया ने जो है ना आसियान को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, क्योंकि इंडिया को ऐसा लग रहा था कि भाई आसियान वाले जितने भी देश हैं वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इंडिया ने क्या करा, आसियान को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, उनको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वही लिखा यहाँ पे पहला पॉइंट कि स्टार्टिंग में इंडिया ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब इंडिया को समझ में आया कि भाई आसियान वाले देश जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि हमने उनकी आर्थिक विशेषताओं के अंदर पढ़ा था कि आसियान जो है ना बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था निकल के आ रही है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि भाई आज जो है ना आसियान बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो ये बात जब इंडिया को समझ में आई तब इंडिया ने ट्राई करना स्टार्ट किया कि भाई हमारे को भी आसियान के साथ जो है अपने रिलेशन बनाने पड़ेंगे, संबंध बनाने पड़ेंगे। तो उसी वजह से इंडिया ने क्या करा, अब थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, यानी मुक्त व्यापार समझौता किया। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता। तो ये इंडिया ने क्या करा था, आसियान के इन तीनों के साथ समझौता साइन किया था। बाद में इंडिया ने क्या करा, पूरे आसियान के साथ ही क्या कर लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया 2010 के अंदर। कितने के अंदर, 2010 के अंदर। याद कैसे रहेगा, तो हमारे को पता ही है कि भाई आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्रीज आती हैं। टीवी क्लिप ऑफ MMBS, जिससे मैंने याद करवाई थी आपको ट्रिक से। ठीक है, तो उससे हमारे को पता ही है कि भाई टोटल 10 देश हैं, और ये 10 देश जो है 2010 के साथ इनके अंदर जो है समझौता साइन हुआ है। यानी कि 10-10 दोनों तरफ से हमारे को याद भी रहेगा कि जो है 10 देश 2010 के अंदर समझौता। उसके अलावा ये आसियान का एक झंडा बना हुआ है, तो आसियान के झंडे के बीच में जो है यहाँ पे तुम्हारे को धान की 10 बालियाँ देखने को मिल रही है, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी। यानी कि 10 देश आपस में एकता और मित्रता के धागे में बंधे हुए हैं। ये चीज़ इस चीज़ को दर्शाती है।
तो इसी के साथ हमारा आसियान वाला पूरा टॉपिक अब कवर हो चुका है। आसियान के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी आपको अब समझ आ चुकी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगले टॉपिक में, वहाँ पर हम पढ़ेंगे चाइना के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली वाला टीचर।